वेलकम दोस्तों, मैं मनोज पवार एक बार फिर मिशन रीड भानी क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हिस्ट्री की सीरीज़ में हम काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं और आशा करता हूं आपने काफ़ी सारे वीडियोस जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं उन्हें देखा है और आपको इस रीट एग्ज़ाम में मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से मदद भी मिल रही होगी। ऐसी ही आशा और अपेक्षा के साथ में एक हिस्ट्री के नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ। देखिएगा, हिस्ट्री में ये जो टॉपिक रहेगा छोटा टॉपिक है, काफ़ी सारे उसके पहलू हैं, लेकिन मुख्य पहलू पर हम विशेष ध्यान देंगे और वहाँ से निकलने वाले प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव देखिएगा। इससे पहले हम ब्रिटिशों की भारतीय राज्यों के प्रति क्या नीतियां रही हैं उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव रहा, यानी अंग्रेजों के आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में कौन कौन से मूल परिवर्तन आए और ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश लोगों की भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति कौन कौन सी नीतियां या व्यवस्थाएं रही जिनको उन्होंने भारत में लागू किया। लेकिन यहाँ अंग्रेजों से आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी और उसकी स्थिति क्या थी, इसको जान लेना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी रहेगा। बेसिक ही चर्चा करूंगा कि 17वीं शताब्दी तक भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश, भारत विश्व का बड़ा उत्पादक देश माना जाता था। उत्पादक देश, किन किन चीज़ों का उत्पादन भारत में होता था, तो देखिएगा यहाँ दोनों पहलू निकल करके आते हैं। कृषि और व्यापार दोनों क्षेत्रों में भारत काफ़ी उन्नति को प्राप्त कर चुका था, काफ़ी उन्नत अवस्था में था। देखिएगा यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें उत्पादित होती थी। सूती व रेशमी वस्त्र, बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध रेशम और सूती वस्त्र भारत में निर्मित किए जाते थे, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और विशेषकर यूरोप महाद्वीप की बात करूं बहुत अधिक मांग रहती थी। और उसके बाद में बात करेंगे हम विभिन्न प्रकार के मसाले, और ये मसाले ही वो कारण बने हैं जो यूरोपियों को भारत में आकर्षित करता है। पहला पुर्तगाली यात्री भारत में आता है और भारत में आने का कारण रहता है मसाले, और मसालों में भी विशेष रूप से काली मिर्च। देखिएगा, उसके बाद में नील, चीनी, विभिन्न प्रकार की औषधियां। ये क्या चीज बता रहे हैं, बिल्कुल मैं क्लियर करूंगा कि इनका क्या कारण रहा। कीमती पत्थर या रत्न कह सकते हैं। इन सारी चीज़ों का भारत विदेशों में निर्यात करता था, और निर्यात के लिए व्यवस्था क्या रहती थी प्राचीन काल में, वस्तु विनिमय एक माध्यम रहता था। लेकिन वस्तु विनिमय तब होता है जब हम किसी अन्य देश से कोई वस्तु खरीदें जो उनके वहाँ ज़्यादा उत्पादित है या जिसका निर्माण उनके वहाँ ज़्यादा होता है, और बदले में कोई ऐसी चीज़ उस देश को दे दी जाए जहाँ जो उनकी ज़रूरत है और हमारे यहाँ पर अधिक मात्रा में उत्पादित होती है। लेकिन भारत स्वयं अपने आप में एक आत्मनिर्भर देश था, ये सबसे बड़ा फैक्ट था। भारत स्वयं में एक आत्मनिर्भर देश, यानी ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसकी भारत को रिक्वायरमेंट रहे किसी अन्य देश के साथ, यानी अपनी ज़रूरतें वो स्वयं पूरी कर लेता था, और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो उत्पादन होता था जिसकी पूरे विश्व में मांग होती थी उसको वो दूसरे देशों को बेचता था। यानी कि बदले में हम कोई वस्तु किसी भी देश से परचेज नहीं करते थे, यानी आयात बिल्कुल नहीं होता था। तो वस्तुएं जो हमारे देश से निर्यात होती थी उसके बदले में हम क्या प्राप्त करते थे, तो उसके बदले में भारत सोना और चांदी प्राप्त करता था। जी बिल्कुल, सोना और चांदी। और इसी क्रम में हम जानते हैं छोटी कक्षाओं से और छोटेपन से हमें ये बात बताई जाती है कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया का तात्पर्य यहाँ यही रहेगा कि भारत में जब वस्तुएं प्रति बहुत ज़्यादा उत्पादित हो रही हैं,
पैदा हो रही है खेतों में वस्तुएं जिनका उत्पादन होता है और बाद में उनको निर्यात किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य वस्तुएं बनती जा रही हैं, वस्तुएं उत्पादित होती जा रही हैं, उनको विदेशों में बेचा जा रहा है, तो बदले में बहुत सारा ढेर सारा सोना और चांदी सिर्फ भारत में आ रहा है। यानी वो सोना चांदी भारत से बाहर नहीं जाता था, इसलिए भारत में सोने और चांदी के बहुत बड़े भंडार बन चुके थे। इसीलिए भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। यही सोने की चिड़िया जो भारत है वो पूरी दुनिया की नजरों में एक तरह से खटकने लगता है। खटकने का तात्पर्य कहीं ना कहीं क्योंकि इंग्लैंड भारत से बहुत सारी वस्तुएं खरीदता था, क्योंकि इस शुरुआती दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने लास्ट वीडियो में देखा है 1600 के अंदर कंपनी एलिजाबेथ महारानी से एक अधिकार प्राप्त करती है और भारत में आने वाली एकमात्र ब्रिटिश कंपनी, नॉट यूरोपीय कंपनी, ब्रिटिश कंपनी होने का अधिकार प्राप्त कर लेती है और भारत से वस्तुएं कच्चा माल प्राप्त करके उसे यूरोप में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाती थी। लेकिन उस माल को खरीदने के एवज में उसे बहुत सारा सोना और चांदी भारत को देना होता था। यही चीज भारतीय लोगों के द्वारा जब सोना चांदी वसूला जाता था या सोना चांदी ग्रहण किया जाता था, तो यही वो बात थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे भारत में व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। किस प्रकार से रहेगी ये कहानी, ये स्टोरी देखेंगे हम, चलिएगा। तो भारत विदेशों को अपने देश में निर्मित और उत्पादित माल बेच करके बदले में बहुत अधिक सोना और चांदी प्राप्त करता था। इसीलिए भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया की संज्ञा दी गई थी। देखिएगा, अब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है 1600 ईस्वी में, और किस उद्देश्य से, तो व्यापारिक उद्देश्य से। व्यापारिक उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और ये कहानी इसी प्रकार से चल रही है। एक यूरोपीय इतिहासकार ने कैलकुलेशन निकाल करके भी बताया कि प्रति वर्ष कितने करोड़ सोना या सोने के सिक्के भारत में आते हैं और वस्तुएं भारत से खरीदी जाती है। एक बहुत बड़ी धनराशि सोने के रूप में भारत में आती है। काफ़ी सारे ऐसे यूरोपीय इतिहासकार रहे जिन्होंने इसके बारे में अपनी कैलकुलेशन और गणना लोगों के सामने रखी। अब देखिएगा, धीरे धीरे भारत का जो देखें, हम लास्ट वीडियो में देखा था 1757 से 1813 का जो काल रहा, 1757 से 1813 का काल, यानी कि हमने नीतियों में पढ़ा था, ये वो दौर था, ये वो समय था जब ब्रिटिश कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिसमें हमने देखा था एंग्लो फ्रेंच युद्ध या संघर्ष, जिसमें कर्नाटक और वांडीवाश का युद्ध देखा, उसके बाद में प्लासी का युद्ध और उसके बाद में बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बहुत बड़ी सफलता, जिसने भारत के एक भाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी यानी स्थापित कर दी। अब वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या वसूल करती थी, राजस्व वसूल करती थी, और यही वो रास्ता उसे मिल गया कि भारत से हम माल खरीदते हैं, उसके लिए इंग्लैंड से धन मंगाने की अब आवश्यकता नहीं है। इसी वसूले गए राजस्व धन या लगान से वे भारत से माल प्राप्त करते थे और उसको बेचकर मुनाफा कमाते थे। यानी भारत का धन ही भारत का माल खरीदने में उपयोग करते थे और उस मुनाफे को कहाँ बेच देते थे, वो इंग्लैंड भेज देते थे। तो यही वो क्रम शुरू हुआ जिसको आगे चल करके धन निष्कासन के रूप में परिणित किया है दादा भाई नौरोजी ने। देखिएगा, तो अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया और उपनिवेश बनाने के पीछे मूल उद्देश्य राजनीतिक सत्ता स्थापित करना नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं उस उपनिवेश का आर्थिक शोषण, कारण कोई भी रहा हो, तरीका कोई भी रहा हो, लेकिन उद्देश्य एक ही है और वो उद्देश्य है आर्थिक शोषण भारत का, क्योंकि सोने की चिड़िया के रूप में परिणित भारत सभी की नजरों में खटकने लगा था। देखिएगा, तो अंग्रेजों ने भारत की आर्थिक व्यवस्था में मुख्य रूप से भारत की कृषि व्यवस्था, उसके अलावा भारत के उद्योग, और उद्योगों से यहाँ तात्पर्य वे उद्योग जो प्रारंभिक उद्योग थे, हस्त निर्मित वस्तुएं निर्माण की जाती थी, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है वो है धन निष्कासन। इन तीन पहलुओं को हम यहाँ स्पष्ट करेंगे तो हमें ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा, कौन कौन से असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ते हैं, उनको जानने में काफ़ी आसानी रहेगी। चलिएगा, इसमें एक नाम निकल करके आता है आर.पी. दत्त, यानी रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त, देखिए पूरा नाम भी लिख देता हूं मैं, रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त कौन है, तो ये एक विद्वान है जिन्होंने अपनी रचना इंडिया
टुडे में ब्रिटिश की भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति जो नीति रही, यानी भारत के अंदर इंग्लैंड का या ब्रिटिश का जो औपनिवेशिक काल रहा है, उस औपनिवेशिक काल को 3 चरणों में बांटा है। 3 चरण, यानी औपनिवेशिक काल के 3 चरण भारत में कौन कौन से रहे हैं। तो पहला चरण रहा है जिसको हम कहते हैं वाणिज्यिक चरण, और जिसका समय यहाँ पहले ही मैं बता चुका हूँ 1757 से 1813। इसमें महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी? 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, देन 1765 मुगल बादशाह के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि, जहां से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाती है। भरपूर राजस्व की वसूली होती है और उसी धन का उपयोग किया जाता है भारतीय माल को खरीद कर यूरोप में निर्यात करके बहुत अधिक धनराशि मुनाफे के रूप में कमाना। 2 फायदे, मुनाफा भी मिल रहा है और भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन मंगवाने की आवश्यकता नहीं रहती है। चलिएगा, और इसी क्रम में हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध 1757 बता दिया मैंने, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की दीवानी 1765 में प्राप्त हो गई। और उसी क्रम में अपन देखते हैं आगे 1765 से लगा करके 1765, या इसको अपन 1757 से ही कर लेते हैं, 1757 से 1772 तक का जो काल रहा है, कई इतिहासकारों ने इसे औपनिवेशिक लूट का काल कहा है। औपनिवेशिक लूट का काल, यानी कि उस पीरियड में ये कहा जाता था कि अंग्रेज अधिकारी भारत में नियुक्त होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में और साधारण व्यक्ति के रूप में यहाँ आते थे, और जब अपनी सेवाएं यहाँ पूरी करके पुनः इंग्लैंड लौट जाते थे तो वहाँ एक बहुत आलीशान जीवन जीते थे। इतना धन कंपनी तो कमा ही रही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कंपनी के अधिकारी भी इसमें पीछे नहीं रहे। देखिएगा 1765 की 2 महत्वपूर्ण घटना इसी क्रम में। 1765, पहला तो मैंने बता दिया आपको, मुगल और EIC की संधि, और इस संधि को क्या कहते हैं हम? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद संधि मुगल बादशाह और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 1765 में ही जब दोबारा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बनकर के आते हैं तो उनके द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। द्वैध शासन, दोहरा शासन, द्वैध शासन यानी कि रियासतों का भी और ईस्ट इंडिया कंपनी का जिम्मेदारियां सब आपकी यानी राज्यों की और सारे अधिकार कंपनी के, इस प्रकार का द्वैध शासन रहेगा यहाँ पर। देखिएगा इसी क्रम में, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, 1813 तक की बात कर रहा हूँ। देखिएगा ये पहला जो चरण रहा वाणिज्यिक चरण, जिसके अंदर जी भर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने कोई मौका नहीं छोड़ा भारत को लूटने में। अब वो एक आदत में आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को अपने अधीन लिया जाए तो ज़्यादा राजस्व की वसूली होगी, और ज़्यादा राजस्व की वसूली तो ज़्यादा भारत से माल खरीदा जाएगा और उससे निर्यात करके हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिएगा अगला जो चरण रहेगा, अगला जो चरण उसकी बात करूंगा, अगला चरण है औद्योगिक पूंजीवाद। चलिएगा 3 चरण में से पहला चरण मैंने क्लियर कर दिया, जिसे हम औपनिवेशिक लूट का काल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, औपनिवेशिक लूट का काल कहा गया है। और आरपी दत्त बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आरपी दत्त इंडिया टुडे। चलिएगा अगले क्रम में देखेंगे हम औद्योगिक मुक्त व्यापार। औद्योगिक मुक्त व्यापार, देखिएगा औद्योगिक मुक्त व्यापार का काल रहेगा 1813 से लगा करके 1858 तक। देखिएगा 1813 से 1858, इस समय अवधि में बहुत से बड़े परिवर्तन इंग्लैंड में भी होते हैं और भारत में भी होते हैं। इंग्लैंड में परिवर्तन क्या होता है? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, उद्योग धंधों की स्थापना हो जाती है इंग्लैंड में, मशीनीकृत उद्योगों की स्थापना हो जाती है। कई सारे ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन, भाप की शक्ति का आविष्कार हो जाता है, और भी कई ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं जिसका प्रभाव निश्चित तौर पर इंग्लैंड और इंग्लैंड के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी उनका असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारतीय वस्तुएं जो विदेशों में अधिक डिमांड रखती थी, जैसे रेशमी और सूती वस्त्र, देखिएगा वो जो भारतीय मजदूर बुनकर वर्ग है वो उन्हें अपने हाथों से बनाते थे। हाथों से बनाने के
के कारण समय अधिक लगता था और निश्चित तौर पे उसकी लागत भी अधिक होती थी, तो वस्तु की कीमत भी अधिक होगी। लेकिन जब इंग्लैंड के अंदर औद्योगिकरण की शुरुआत हो जाती है, वे अपने देश में वस्तुओं का निर्माण करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कच्चे माल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वे कच्चे माल को भारत से कम कीमत पर परचेज करते हैं। क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं पहले वीडियो के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सारे प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा दिया है, यानी अब कस्टमर वही है तो माल उसी कीमत पे मजदूरों को, बुनकरों को देना पड़ता था जिस कीमत पे ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदना चाहती थी। यहाँ तक कि आगे चल करके तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और किसी को माल बेच नहीं सकते, यानी भारत के वे लोग जिनको कच्चे माल की जरूरत है उन्हें कच्चा माल नहीं मिलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके लिए काफ़ी सारे ऐसे विभिन्न अधिकारी और पदाधिकारियों को नियुक्त किया जो सख्ती से माल तैयार करवाते थे, कच्चे माल को तैयार करवा के उसे लेकर के जाते थे अपने देश के अंदर, और इंग्लैंड में उन उद्योग धंधों के माध्यम से माल को तैयार किया जाता और पुनः उसी माल को भारत में लाया जाता था। और भारत का बाजार उन तैयार वस्तुओं या तैयार माल के लिए एक बाजार के रूप में भारत का उपयोग, यानी कि दोहरा मार भारत पर पड़ रही थी। कच्चा माल सस्ते में जा रहा था और वहां से तैयार माल भारतीय लोगों को ही भारतीय बाजार में बेचा जा रहा था, जिसका सबसे बड़ा नुकसान होता है भारत के उन दस्तकारों को, उन बुनकरों को जिनकी रोजी रोटी चलती थी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने में। तो इसी क्रम में देखिएगा 1813 के अंदर जो चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट, जिसमें चीनी व चाय पर कंपनी के एकाधिकार को छोड़कर बाकी सारी वस्तुओं के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। और 1833 के चार्टर एक्ट में चीनी और चाय का एकाधिकार, यानी सभी वस्तुओं से कंपनी का एकाधिकार समाप्त और कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगा दी जाती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्यिक या व्यापारिक कंपनी नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी है। और इसी क्रम में 1853 भारत में रेलों की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल साहब, रेल मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेल चलती है लॉर्ड डलहौजी के समय में। क्रांतिकारी परिवर्तन मैं पहले ही बता चुका हूं। और देखिएगा यहाँ भारतीय बुनकरों की स्थिति कैसी हो गई कि अब वे अपने जो पुश्तैनी काम है, कपड़ा बनाना या अन्य चीज़ों का निर्माण करना, उससे दूर हटने लग जाते हैं, भूखे मरने की नौबत आ जाती है। और वही गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिक है, उनका एक वक्तव्य बहुत अधिक प्रसिद्ध होता है कि भारत के मैदानों में बुनकरों की, भारतीय बुनकरों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। हड्डियां बिखरी हैं। किसकी हड्डियां बिखरी हैं? भारतीय बुनकरों की। भारतीय बुनकरों की, यानी कि उनकी स्थिति कैसी हो गई है, यानी वे अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। सारे उनके जो आजीविका के सोर्सेस थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। तो देखिएगा 1853 के अंदर ये एक महत्वपूर्ण घटना और होती है, यानी कि भारत के ही एक निवेशक जिनका नाम है कावस जी नानाभाई, कावस जी नानाभाई द्वारा 1853 में मुंबई में एक सूती मिल की स्थापना कर दी जाती है। देखिएगा इस प्रकार से हमने देखा दो चरणों को। औद्योगिक मुक्त व्यापार, यानी कि इंग्लैंड के औद्योगिकरण का पूरा प्रभाव भारतीय उद्योग धंधों पर पड़ता है। और जैसे यहां तो हो जाता है औद्योगिकरण, और औद्योगिकरण का विपरीत शब्द क्या निकल करके आता है? विऔद्योगिकरण। देखो ये चीजें, इंग्लैंड का औद्योगिकरण और भारत का विऔद्योगिकरण, यानी कि भारतीय बुनकरों का जो उद्योग धंधा है वो चौपट हो गया। विऔद्योगिकरण क्या होता है? यानी उद्योगों का नष्ट होना कहलाता है विऔद्योगिकरण। एक शब्द ऐसा ही निकल करके आता है शहरीकरण, यानी नए नए शहर अस्तित्व में आते हैं, उसे कहते हैं शहरीकरण हो गया साहब। लेकिन यहाँ भारत में हो जाता है विशहरीकरण। विशहरीकरण मतलब वे नगर जो प्राचीन समय में अपना एक बहुत अधिक महत्व रखते थे, उनका धीरे धीरे महत्व समाप्त हो जाता है और वे शहर नष्ट होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। उसको कहते हैं विशहरीकरण। विशहरीकरण। और विशहरीकरण का शिकार कौन कौन हुए? तो बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। मछलीपट्टनम, हुगली और सूरत,
यानी कि वे प्राचीन बंदरगाह जहां से भारत का माल विदेशों में निर्यात होता था भारतीय व्यापारियों द्वारा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश के आ जाने के बाद में इन बंदरगाहों का उपयोग उन्होंने बंद कर दिया और धीरे धीरे ये शहर है वो विशहरीकरण का शिकार हो जाते हैं। तो औद्योगिकरण, विऔद्योगिकरण, शहरीकरण, विशहरीकरण। चलिएगा आगे बात करूंगा मैं तीसरे चरण की, जिसको कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद का समय हम मान सकते हैं 1860 से लगा करके 1947 का समय। देखिएगा यहाँ काफ़ी सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं हमें, लेकिन मुख्य परिवर्तन क्या होता है कि पूंजी का निवेश बढ़ जाता है। भारत में पूंजी का निवेश, पूंजी का निवेश यानी कि इंग्लैंड के वे लोग जो सक्षम हैं, धन का निवेश कर सकते हैं, वे भारत में कई विकासात्मक कार्यों में अपने धन का निवेश करते हैं और निश्चित रकम उन्हें प्राप्त होती है, यानी कि मुनाफा हो या नुकसान, लेकिन उनका शेयर जो है वो बढ़ करके ही मिलेगा। ऐसे 3 प्रकार के निवेशों की बात करूंगा मैं, रेल, बागान, चाय और कॉफी के, और उसके अलावा रहते हैं ये बैंक, यानी सरकार को भी ये लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है तो उसको भी लोन प्रोवाइड करवाते थे और निश्चित रकम उनको ब्याज के रूप में मिलना तय था। और देखिएगा इसी क्रम में 1907 में भारत के एक निवेशक जिनका नाम है जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा कर दी जाती है और विदेशी जो निवेशक हैं उनका भारत में निवेश का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। यानी तीनों ही चरणों में कमर टूटती है, रीढ़ टूटती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था की टूटती है और मुनाफा होता है, फायदा होता है तो वो अंग्रेजों को होता है। चाहे पहले चरण की बात करें जिसको प्रत्यक्ष लूट का काल या औपनिवेशिक लूट का काल कहा जाता है, दूसरे चरण में भारतीय उद्योग धंधे पूरी तरह से नष्ट और तीसरे चरण में विदेशी पूंजी का निवेश भारत में, लेकिन भारत में उसका कोई अर्थव्यवस्था में रोल नहीं रहता। रोल रहता है उन निवेशकों का जिन्होंने भारत में निवेश किया है और एक निश्चित वापस रिटर्न मिलने की आशा में, और निश्चित तौर पर उनको रिटर्न मिलता है। देखिएगा यहाँ मैंने बात कर दी आपको भारत की अर्थव्यवस्था के 3 चरण औपनिवेशिक काल के। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ जो है, जो दूसरा टॉपिक रहेगा, धन निष्कासन। कुछ नाम जुड़ करके आते हैं यहाँ धन निष्कासन से संबंधित, बिल्कुल कई एग्जाम में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। धन निष्कासन से संबंध में सबसे पहला नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, दादा भाई नौरोजी, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पारसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं दादा भाई नौरोजी। और देखिएगा इन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है इंग्लैंड्स डेफ्ट टू इंडिया, इस अपनी पुस्तक में रचना में पहली बार धन निष्कासन की बात को कहा है। धन निष्कासन का मतलब भारतीय धन, अंग्रेजों ने जो धन भारत से कमाया है, निश्चित तौर पर उस धन का उपयोग भारतीय लोगों के लिए और भारत के लिए उसका उपयोग होना चाहिए था, लेकिन ये मुनाफे का पैसा सीधे सीधे इंग्लैंड पहुंचा दिया जाता है। यानी भारत में धीरे धीरे धन, जो पहले सोने की चिड़िया बना था ना, बाहर से धन भारत आता था, अब वही सारा धन एक बहुत बड़ी मात्रा में इंग्लैंड जाने लगता है। और इस और सबसे पहला ध्यान आकर्षित करवाया था दादा भाई नौरोजी ने, और इन्हीं के द्वारा दादा भाई नौरोजी ने भारतीय प्रति व्यक्ति आय 1867 to 68 में पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी और उसकी कैलकुलेशन निकाली थी 20 रुपया प्रति व्यक्ति। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की, प्रति व्यक्ति आय की गणना किसके द्वारा की गई, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और यही एक दूसरा नाम निकल करके आता है R.C. दत्त। पहले मैंने R.P. दत्त बताया था, रजनी पाम दत्त इंडिया टुडे, जिन्होंने 3 चरणों की बात की है, लेकिन यहाँ है R.C. दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त।
रमेश चंद्र दत्त, और इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की जाती है जिसका नाम क्या रहता है, जिसका नाम रहता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक, भारत के आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, आर.सी. दत्त के द्वारा। तो यहीं पर एक नाम निकल करके आता है V.K.R.V. राव। इनका नाम क्यों आएगा, इन्होंने राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम वैज्ञानिक आकलन किया था। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम वैज्ञानिक आकलन किसके द्वारा किया गया, V.K.R.V. राव। इन्होंने 1931-32 यानी वर्ष 1931-32 में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी, 62 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताई थी। तो यहाँ धन निष्कासन से रिलेटेड कुछ नाम, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त और V.K.R.V. राव, 3 नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें और उनके द्वारा किया गया कार्य। तो सर्वप्रथम धन निष्कासन की बात किसने कही थी, तो वहां पर हमारा उत्तर होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी, जिनके द्वारा सर्वप्रथम धन निष्कासन की बात की गई। चलिएगा, अब मैं बात करूंगा उस क्षेत्र की जिसका सर्वाधिक प्रभाव रहा है प्रत्येक शासन व्यवस्था में, प्रत्येक काल के अंदर, यानी कि किसी भी शासन करने वाली शक्ति की आय का सबसे बड़ा स्रोत, यानी कि भू राजस्व। देखिएगा, मैंने 2 पॉइंट क्लियर करने का प्रयास किया है। पहला तो मैंने बता दिया उद्योगों पर और अर्थव्यवस्था पर सीधा क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद में मैंने धन निष्कासन वाले पॉइंट को क्लियर किया था, ब्रिटिशर्स की नीतियों का क्या प्रभाव रहा। अब बात करूंगा भू राजस्व की। तो भू राजस्व में देखिएगा, जब बंगाल और बिहार की दीवानी प्राप्त हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और एक प्रकार से उन्हें राजस्व के रूप में धनराशि जो प्राप्त होती है, तो काफ़ी मज़ा आने लगता है। निश्चित तौर पर मज़ा आना ही है, क्योंकि हम गए तो किसी और काम से, अपने काम से गए, और उसी काम को करते करते जब हमें आर्थिक लाभ होने लगे बहुत अधिक मात्रा में, तो हमारा प्रयास ये ही रहेगा कि हम और अधिक आर्थिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, तो आर्थिक लाभ के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, ब्रिटिश प्रभाव के क्षेत्र में हम देखेंगे भू राजस्व, यानी कि काश्तकारी यानी किसानों पर और कृषि पर क्या प्रभाव रहा ब्रिटिशर्स की नीति का। देखिएगा, ब्रिटिशर्स में सबसे पहला नाम निकल करके आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने 1772 के अंदर क्या किया था, देखिएगा 1772, इसको रिलेट करूंगा मैं 1765 रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन की स्थापना, और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति समाप्त कर देते हैं ये द्वैध शासन व्यवस्था को। और देखिएगा, राजस्व वसूली के लिए कुछ नई व्यवस्था लेकर के आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनको कहते हैं हम इजारेदारी या ठेकेदारी, इजारेदारी या ठेकेदारी। इसमें क्या किया जाता था कि जो व्यक्ति अधिक बोली लगाता था उसे भू राजस्व वसूली का ठेका मिल जाता था। अधिक बोली लगाओ और राजस्व वसूली का कार्य प्राप्त कर लो। राजस्व वसूली किसके द्वारा की जाती थी, अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा, इसलिए इसे ठेकेदारी या इरादेदारी प्रथा भी कहा गया, जिसकी शुरुआत किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 के अंदर। चलिएगा, अब बात करेंगे उन 3 मुख्य व्यवस्थाओं की या बंदोबस्तों की जो भारत में कृषि व्यवस्था से जुड़ी हुई अंग्रेजों की 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं रही। सबसे पहली है स्थायी बंदोबस्त। देखिएगा, काफी सारे अंग्रेज अलग अलग व्यवस्थाएं लेकर के आए हैं इन तीनों व्यवस्थाओं से पहले, जिसमें शोरे का नाम भी आता है कि उन्होंने कहा कि भूमि का मालिक किसान नहीं है, उनके द्वारा जो राजस्व वसूली किस प्रकार की होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्थायी बंदोबस्त उससे पहले भी
कार्नवालिस से पहले भी किसी के दिमाग की उपज रही होगी, लेकिन मूल रूप से उसको जो दिया है स्वरूप वो किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो वो प्रदान किया गया है कार्नवालिस के द्वारा। कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया। चलिएगा, सबसे पहली व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त एक चार्ट के फॉर्म में अगर देखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा, तो कार्नवालिस, यानी भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है, कार्नवालिस को। अगर समय की बात करें तो 1786 टू 93 ये तो रहेगा समय। किसका समय रहेगा, ये कार्नवालिस का समय है। उसके बाद में देखेंगे अगर प्रतिशत के रूप में, और सीधे यहाँ देखें तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं 1793 ये समय रहेगा इसे लागू करने का। और कितने प्रतिशत, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर ये व्यवस्था लागू की गई, तो 19% भाग पर ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। वे कौन कौन से क्षेत्र थे 19% के अंदर, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीन तो आपको पहले ही क्लियर हो चुके हैं, जो हमको 65 के अंदर इलाहाबाद संधि में मैंने क्लियर करवाया था मुगल बादशाह के साथ। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र जिसमें वाराणसी व कर्नाटक भी शामिल है, यानी कि कुल भारत के भाग का 19% भाग जहां स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाती है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ कहाँ पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में वाराणसी और कर्नाटक का कुछ भाग शामिल किया जाता है। किसके द्वारा, कार्नवालिस के द्वारा 1793 के अंदर 19% भाग पर। अब इस व्यवस्था को हम अन्य किस नाम से जान सकते हैं, तो इसी को कहा जाता है जागीरदारी। जागीरदारी प्रथा कह सकते हैं, जागीरदारी, मालगुजारी कह सकते हैं, मालगुजारी। और देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज, इसी व्यवस्था को सूर्यास्त का कानून भी कहा जाता था। सूर्यास्त का कानून, कि जिस जमींदार द्वारा राजस्व वसूली करके ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त से पहले जमा करवाना होता था, इवन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, यानी अन्य व्यक्ति को वो जमींदारी ट्रांसफर हो जाती थी, नीलामी हो जाती थी उस जमींदारी की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसे जमींदारी प्रथा या एक जमींदारी वर्ग जो उदय हुआ, अस्तित्व में आया। तो कहीं ना कहीं देखेंगे हम इस कानून के बारे में, मैंने बात कर दी सूर्यास्त का कानून। अब देखिएगा, जमींदार जो राजस्व वसूली करता है उसका 10वां भाग, कहीं कहीं पर 11वें भाग का भी उल्लेख है, यानी कुल राजस्व का 10वां या 11वां भाग तो जमींदार स्वयं के पास रखता था, जमींदार के पास, और बाकी का बचा हुआ सब किसके पास जाता था, निश्चित तौर पर कंपनी के पास। तो इस व्यवस्था के कारण एक नया वर्ग अस्तित्व में आया जिसको कहा गया जमींदार वर्ग। क्या कहा गया, जमींदार वर्ग। और इस व्यवस्था में जमींदार वर्ग को ही भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया जाता है, भूमि का स्वामी। और जमींदारों को बहुत से विशेष अधिकार मिल जाते हैं, जैसे किसानों से मनचाहा कर वसूल करना, मनचाहा कर वसूलना, ये इजाजत मिल जाती है जमींदार वर्ग को। और जमींदारों के रूप में एक नया स्वामी भक्त वर्ग मिल जाता है, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। जमींदार वर्ग किसके प्रति स्वामी भक्ति निभाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। तो स्थायी बंदोबस्त वह व्यवस्था है जिसने समाज में एक जमींदारी वर्ग को पैदा किया, जमींदार वर्ग को। किसानों पर अत्याचार बढ़ गए, किसानों पर मनचाहा कर वसूल करने का अधिकार जमींदारों को मिल गया, और जमींदार वर्ग है वो स्वामी भक्ति रखता है किसके प्रति, कंपनी के प्रति। तो देखिएगा, उसमें जमींदार को 10वां या 11वां भाग, शेष भाग कंपनी को जाता था, और जमींदार को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया जाता है। तो यहां यह व्यवस्था निकल करके आती है। कार्नवालिस इसके जनक माने जाते हैं। इसको भारत के 19% भाग पर लागू किया जाता है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का वाराणसी क्षेत्र। देखिएगा आगे अगली व्यवस्था या अगला बंदोबस्त जिसे हम जानते हैं रैयतवाड़ी के नाम से, रैयतवाड़ी व्यवस्था या बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। देखिएगा, स्थायी बंदोबस्त लगभग काफी बार ये माना जाता है 10 वर्षों के लिए तय किया जाता था। तो उसका
स्थायी बंदोबस्त कहीं ना कहीं असफल रहा, तो इसी क्रम में एक नई व्यवस्था लाई जाती है जिसको कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कर्नल रीड के द्वारा, कर्नल रीड, दो नाम निकल करके आते हैं, एक तो थॉमस मुनरो और दूसरे हैं कर्नल रीड। कर्नल रीड के द्वारा सर्वप्रथम इस रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रयोग 1572 में किया जाता है, और वो भी 12 महल तमिलनाडु क्षेत्र में, तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और आगे चल करके एक नाम जो मैंने बताया आपको, थॉमस मुनरो, 1820, और 1820 में ये व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो मद्रास, असम और बंबई, मद्रास, असम, बंबई, यानी कि कुल भारत के कितने प्रतिशत भाग पर राजस्व वसूली की दृष्टिकोण से, तो 51%, जबकि पहले वाले में हमने देखा था कितना प्रतिशत था, बिल्कुल स्थायी बंदोबस्त कितने प्रतिशत भाग पर था, 19% पर, और ये कितने प्रतिशत पर है, 51% असम, बंबई और उसके अलावा मद्रास का क्षेत्र थॉमस मुनरो 1820 के अंदर। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, जो रैयत है, रैयत का तात्पर्य क्या है, किसान, यानी कि कंपनी सीधे किसानों से राजस्व वसूली करती थी, राजस्व वसूली, और वसूली की दर क्या थी, तो 55% से लगाकर 33% तक कंपनी इसे वसूल करती थी सीधे किसानों से। तो ये सीधे किसानों से वसूला जाता था, जबकि स्थायी बंदोबस्त में एक नया वर्ग जो जमींदार वर्ग था, नीलामी के आधार पर जो राजस्व वसूली का ठेका ले लेता था, और एक नए वर्ग के रूप में अस्तित्व में आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का तात्पर्य होता है भूमि का स्वामी कौन है, यहाँ पर भूमि का स्वामी किसान, किसान को क्या माना है, भूमि का स्वामी, जबकि स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया है, जमींदार वर्ग को या जमींदार को। देखिएगा 51% हो गया। अब कंपनी को 55 से 33% भाग राजस्व के रूप में किसानों को चुकाना होता था। यहाँ जो राजस्व वसूली है, राजस्व वसूली वो बहुत अधिक कठोर होती थी, यानी कि राजस्व वसूली कठोर है, नहीं चुका पाते हैं, तो कहीं ना कहीं महाजन वर्ग जो अस्तित्व में आता है, महाजनों का प्रभाव बढ़ा, और किसान महाजनों के चंगुल में दिनों दिन फंसते चले गए, और आगे चल करके महाजनों के और किसानों के मध्य संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। संघर्ष, किसानों व महाजनों के मध्य संघर्ष की स्थिति कौन सी व्यवस्था के कारण पैदा हुई, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का तात्पर्य है किसान, और इस व्यवस्था में रैयत यानी सीधे किसानों से कर की वसूली 55 से 33% के मध्य की जाती थी। लगान वसूली बहुत कठोर हुआ करती थी। और तो पहली स्थायी, दूसरी रैयतवाड़ी। स्थायी का संबंध है कार्नवालिस से। कब अस्तित्व में आती है, तो ये आती है साहब आपकी 1793 के अंदर। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और कर्नाटक 19%, जिसे हम सूर्यास्त का कानून भी कहते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, कर्नल रीड, दो नाम ध्यान रखेंगे हम, कर्नल रीड और थॉमस मुनरो, दो नाम यहाँ पर रहेंगे। अब बात करूंगा मैं अगली और अंतिम व्यवस्था जो राजस्व वसूली की अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई, तो वो कौन सी व्यवस्था है, उसे कहते हैं हम रैयतवाड़ी हो गया। अब देखेंगे अगली व्यवस्था महालवाड़ी। महालवाड़ी, ये बारी कर दो, महालवाड़ी कर दो, व्यवस्था या बंदोबस्त। और महाल का तात्पर्य क्या होता था, महाल का तात्पर्य होता था ग्राम का, समूचे गांव का समूह, यानी समूचा गांव लिख देते, समूचा गांव। देखिएगा स्थायी में राजस्व वसूली जमींदार वर्ग करता था, यानी जमींदार के द्वारा वसूली होती थी। रैयत में सीधा कंपनी वसूल करती थी किसानों से। और महाल के अंदर क्या होता है, समूचे ग्राम का एक राजस्व तय कर दिया जाता था, और वो राजस्व किसानों को किसके पास जमा करवाना होता था, तो गांव के मुखिया के पास एक निश्चित समय या निश्चित तिथि को जमा करवाना होता था। देखिएगा महाल समूचा गांव हो गया। और ये व्यवस्था भारत के 30% भाग पर लागू हुई। कितने प्रतिशत भाग पर, 30% भाग पर। यहां देखो सबसे पहला नाम होता है हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा इस व्यवस्था को सर्वप्रथम 1819 में लागू किया गया। 1819 कहां पर, पंजाब,
व यूपी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। उसके अलावा दूसरा जो नाम निकल करके आता है मार्टिन बर्ड, मार्टिन बर्ड, इनके द्वारा इस व्यवस्था को 1833 कौन से क्षेत्र में? उत्तरी भारत। तो दो नाम यहां पर भी हैं, हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड, जबकि रैयतवाड़ी में दो नाम थे, कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। तो देखिएगा इसमें समूचा गांव क्या करता था, इस व्यवस्था के अंदर समूचा गांव अपने मुखिया के पास निश्चित तिथि को राजस्व का भाग जमा करवाता था, और वो भाग कितना होता था? वो 2/3 से लगाकर 1/2 भाग होता था। तो राजस्व किसके पास जमा करवाया जाता था? तो ग्राम के मुखिया के पास में 2/3 से 1/2 भाग जमा करवाया जाता था, और इसी क्रम को कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी का संबंध किन किन से है? तो वहां पर आपका नाम आएगा हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड, जबकि वहां दो नाम कौन से हैं? थॉमस मुनरो और कर्नल रीड, जबकि स्थायी बंदोबस्त में आता है आपका कॉर्नवालिस। देखिएगा ये जो व्यवस्था थी सर्वप्रथम भारत में अवध, कहां पर लागू की गई थी? अवध में व आगरा के अंदर, अवध व आगरा क्षेत्र में लागू की गई। तो यहां पर मैंने बता ही दिया पंजाब के क्षेत्र में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, और अवध में इसे अन्य नामों से जाना जाता है, जिसको कहते हैं हम तालुकादारी, या हम कह सकते हैं इसको मालगुजारी व्यवस्था। देखिएगा इस प्रकार से प्रयास किया है मैंने। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव किस प्रकार का रहा, राजस्व के यानी कि कृषि के क्षेत्र में भू राजस्व, उद्योगों के क्षेत्र में धन निष्कासन। तो देखिएगा सबसे पहला पॉइंट तो यही निकल करके आता है कि भारत को उपनिवेश बनाने के पीछे जो अंग्रेजों की मूल मंशा रही है वो रही है भारत का आर्थिक शोषण। भारत सोने की चिड़िया थी, क्यों थी वो मैं क्लियर कर दिया। अंग्रेज यहाँ आए व्यापारिक उद्देश्य को लेकर, लेकिन प्लासी का युद्ध वो सबसे बड़ा घटनाक्रम कह सकते हैं, या सबसे प्रमुख घटना जिसने अंग्रेजों को भारत में टिकने और भारत की राजनीति में घुसने का एक स्वप्न दिखाना प्रारंभ कर दिया, और उसी स्वप्न को धीरे धीरे उन्होंने चरितार्थ किया, पूरा किया। और इस बहुत लंबे यानी लगभग कितने साल का शासन रहा? लगभग 190 साल का शासन, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। अर्थव्यवस्था को उस अनुरूप ढाला गया जिससे अंग्रेजों को अधिक से अधिक फायदा हो। तो 3 पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है, बंदोबस्त में स्थायी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। उसके अलावा धन निष्कासन इंपॉर्टेंट रहेगा। 2-3 नाम जो मैंने आपको बताया, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, और एक नाम VKRV राव, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक आकलन करने वाला व्यक्ति। इस प्रकार से 3 चरणों की बात कर लेते हैं अपन, वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक मुक्त व्यापार, वित्तीय पूंजीवाद। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिएगा यहां प्रयास मेरा वही रहा है, और आपसे भी अपेक्षा है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं मनोज पवार आपसे आज्ञा चाहूंगा। धन्यवाद।